गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है कोलंबियाना। ये कहानी है कैटेलिया नाम की एक लड़की की जिसके माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया है। उससे वो अपने आप को तैयार करने लगती है कि वो अपने आप को ऐसा बनाए कि वो अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने कोलंबियाना का दृश्य आता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं गैंगस्टर्स की मीटिंग को, जिसमें एक गैंगस्टर का नाम है डॉन लुइस और दूसरे का नाम है फैब्रिको। फैब्रिको बताता है कि वो इस जिंदगी को छोड़ना चाहता है या फिर शांति की जिंदगी जीना चाहता है। उसे कैसे भी इस क्रिमिनल भरी जिंदगी को छोड़ना है, पर वो इस जिंदगी को छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन फैब्रिको को ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो क्रिमिनल भरी जिंदगी जी रहा है और उससे निकलना बहुत मुश्किल है। वो ये सब कहकर बाहर निकल जाता है। उसके बाद लुइस अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो जितने जल्दी हो सके फैब्रिको को मार दे, और फैब्रिको पहुंच जाता है अपनी गाड़ी के पास। उसे पता है वो बहुत जल्दी मरने वाला है क्योंकि वो आदमी उसे बहुत जल्द मारने वाले हैं। उसके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। वो अपने आदमियों को तैयार करता है। आदमियों को तैयार करने के बाद वो सबसे पहले जाता है अपने घर। तभी हम देख पाते हैं इसकी बीबी होती है जिसका नाम होता है एलिसिया और बेटी होती है जिसका नाम है कटेलिया। तो फैब्रिको जाता है अपनी बेटी के पास और उसके हाथ में एक अपना मेमोरी कार्ड देता है और उससे कहता है कि ये बात याद रखना कि ये मेमोरी कार्ड ही तुम्हारा पासपोर्ट है। ये पहुंचाएगा तुम्हें अमेरिका तक। अमेरिका जाने के बाद तुम्हें जाना है शिकागो। शिकागो पहुंचने के बाद तुम्हें मेरा वहाँ भाई मिलेगा जिसका नाम है इमेलियो। अगर हम लोगों को कुछ भी होता है तो तुम अपनी बची हुई जिंदगी अपने अंकल के साथ बिताना। फिर वो अपनी माँ का नेकलेस दे देता है कटेलिया को। तब वो अपनी चीजों को पैक करते हैं और जाने लगते हैं दरवाजे की तरफ। तब वो देखता है कि लुइस के आदमी ने दरवाजे को ब्लॉक कर रखा। तब ये लोग वापस आ जाते हैं। फिर फैब्रिको बंदूक उठाता है और उसके साथ साथ एलिसिया भी। ये लोग कटेलिया को वहीं छोड़ देते हैं भागने के लिए और दोनों जाकर लड़ने लगे हैं। जब फैब्रिको लड़ रहा होता है तब एलिसिया आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगाती है और फिर वहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। ये दोनों मिलकर लुइस के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कटेलिया सारी चीजों को बैठकर देखती रहती है। वो देखती है कि उसकी माँ को उन लोगों ने मार दिया है। एलिसिया उसके सामने ही दम तोड़ देती है। तभी वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं फैब्रिको पे और गोलियों से छलनी कर देते हैं। तब फैब्रिको मरने लगता है और वो अपनी बेटी कटेलिया की तरफ देखता है। वो कटेलिया को देखते हुए इशारा करके कहता है कि वो मेमोरी कार्ड को निगल जाए और कटेलिया भी ऐसे ही कर। फिर यहाँ पर आता है मार्गो नाम का गैंगस्टर। तब तक लुइस के लोगों ने बंदूक तान दी होती है कटेलिया के ऊपर, लेकिन वो उन्हें रोकता है और कटेलिया से बात करने लगा है। वो उससे कहता है कि वो फैब्रिको के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और मैं भी तुम्हारे परिवार का ही एक सदस्य हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे ही सामने तुम्हारे माता पिता को क्यों मरवाया है? मुझे वो मेमोरी कार्ड चाहिए। मुझे पता है कि वो मेमोरी कार्ड तुम्हारे पास है। क्या तुम मुझे वो मेमोरी कार्ड दोगी? इस बात पे कटेलिया हाँ कहती है और टेबल के नीचे हाथ डालती है और वो वहाँ से चाकू निकालती। चाकू बाहर निकालकर घुसा देती है मार्गो के हाथ में और कूद जाती है खिड़की से बाहर। तब सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कटेलिया ने इस चीज का अभ्यास बहुत पहले से किया। वो एक के बाद एक ऐसे ही फ्लोर से नीचे उतरती रहती है और एक वक्त के बाद चली आती है नीचे। तब लुइस के लोग उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन कटेलिया बहुत ही तेजी से भागती है। वो लोग बार बार उसके पास आते हैं, लेकिन कटेलिया गायब हो जाती है और एक वक्त के बाद वो जाकर छुप जाती है खाली टैंक के अंदर। तब वो लोग चारों तरफ उसे ढूंढते रहते हैं। कुछ समय के बाद वो आती है बाहर। दोबारा ये लोग उसे देख लेते हैं। इससे पहले कि वो उसे पकड़ते, वो एक नाले के अंदर घुस जाती है। कटेलिया छोटी है इसीलिए वो यहाँ पर कूद सकती है, लेकिन वो लुइस के आदमी वहाँ नहीं जा सकते। कटेलिया ऐसे ही भागती रहती है और थोड़े समय के बाद निकलती है वो शहर के बीचों बीच। उसे पता है उसे अमेरिका जाना, क्योंकि वहीं जाने के बाद वो जिंदा बच पाई। तब वो जाती है एम्बेसी के अंदर और वहाँ जाकर मिलती है वहाँ के ऑफिसर से और एक एक करके सारी बातें समझाने लगी। तब सारी बातें सुनने के बाद वो ऑफिसर कहता है आखिर मेमोरी कार्ड है कहाँ पर? कटेलिया उसकी टेबल पर ही उल्टी कर देती है और वो मेमोरी कार्ड निकाल कर उसे दे देती। लेकिन मेमोरी कार्ड देते समय वो कहती है कि मुझे पासपोर्ट चाहिए जिसके बिना मैं अमेरिका नहीं जा सकती। इसके अलावा मैं आपको और कोई जानकारी नहीं दे सकती बिना पासपोर्ट मिले, क्योंकि मुझे अमेरिका जाना है, क्योंकि वहीं पर मैं जिंदा रह पाऊंगी। तब ये लोग भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और कटेलिया को भेज देते हैं अमेरिका। अब सरकार प्लान कर रही है कि ये लोग इसे डाल देंगे चाइल्ड केयर, जहाँ पर इसकी देखभाल की जाए। लेकिन कटेलिया अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती, इसीलिए इसे जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाती। किसी को पता भी नहीं लगा उसके बारे में। उसको कैसे भी शिकागो जाना, के पास उसके अंकल का एड्रेस है और कुछ दिन सफर करने के बाद फाइनली वो पहुंच जाती है शिकागो और अपने पिता के लेटर को देती है एक आदमी को। वो लेकर जाता है इमेलियो के पास। इमेलियो को जैसे ही वो खत मिलता है वो भागते हुए आता है कटेलिया के पास और उसे गले लगा लेता। पहली बार कटेलिया रोती, अब तक वो एक बार भी नहीं रोई थी। उसने अपने दर्द को छुपा कर रखा था
क्योंकि उसके सारे लोग खत्म हो गए थे और इतने समय के बाद वो किसी अपने के गले लगी है, इसीलिए वो फूट फूट कर रो रही है। और एमिलियो भी समझ जाता है कि उसके भाई और पत्नी मर चुके हैं। तब वो कैटेलिया को लेकर जाता है अपने घर में और वो जाकर सो जाती है। उसने मान लिया है कि वो इस परिवार का ही एक हिस्सा है। फिर सुबह सुबह उसकी आंख खुलती है और वो जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब वो पूछती है कि रात को मैं जिस कमरे में सोई थी वो कमरा किसका है। तो एमिलियो बताता है मेरे बेटे का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तब कैटेलिया पूछती है कि वो कैसे मरा, क्या उसे किसी ने मारा। तब एमिलियो कहता है हाँ, मगर अब वो लोग भी जिंदा नहीं है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। फिर वो कैटेलिया की चीजों को देखने लगता है। यहाँ पर उसको कैटेलिया की बहुत सारी ड्राइंग्स मिलती हैं। तब एमिलियो उससे पूछता है कि तुम बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती हो, क्या तुम कलाकार बनना चाहती हो। तब कैटेलिया कहती है नहीं, मुझे एक किलर बनना है। मैं अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। इन सब बातों को सुनकर एमिलियो चौंकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कैटेलिया कैसी और किस घर की लड़की है, क्योंकि उन दोनों का खून एक ही है। तब वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बनना चाहती हो। तब कैटेलिया कहती है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो एमिलियो कहता है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो कैटेलिया को लेकर जाता है अगले दिन एक स्कूल में, जहाँ पर वो कैटेलिया का दाखिला करा देता है। लेकिन जैसे ही ये लोग स्कूल के बाहर आते हैं, कैटेलिया चिल्लाने लगती है एमिलियो पे, क्योंकि वो कहती है कि आपसे मैंने कहा था ना कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे किलर बनना है, मैं किताबों में नहीं रहना चाहती। तब एमिलियो उसको समझाता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम किलर बनो और अपने माता पिता का बदला लो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम सबसे शातिर किलर बनो। और इतने में ही वो बंदूक निकालता है और राह चलती एक गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और कहता है कि एक किलर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, उसे दुनिया की हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग जितना ज्यादा तेज होगा, तुम उतना ज्यादा जिंदा रह पाओगी, अपने आप को उतना बेहतर बना पाओगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज में पीछे नहीं रहो, अच्छी तालीम लो, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। इतना कहने के बाद वो कैटेलिया के सामने तो चॉइस रखता है, एक हाथ में रखता है बंदूक और एक हाथ में रखता है बैग, और इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। तब कैटेलिया भी समझ जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगा है और हमारे सामने आता है 15 साल बाद का दृश्य और हम एक पुलिस की कार को देखते हैं, जिसे एक दूसरी गाड़ी आकर के ठोक देती है। तब हमें पता चलता है कि इस गाड़ी को कैटेलिया चला रही है और पुलिस वालों ने कैटेलिया को पकड़ लिया है और लेकर आते हैं पुलिस स्टेशन। कैटेलिया अभी भी शराब के नशे में है। पुलिस वाले कहते हैं कि इसे हम बंद करके रखेंगे रात भर के लिए, ये लड़की अभी बाहर जाने लायक नहीं है, और उसे लाकर सेल में बंद कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक खतरनाक कातिल आया हुआ होता है पुलिस स्टेशन में, जिसे पुलिस ने अभी अभी पकड़ा है और एक सेल में ले जाकर बंद कर देते हैं और बाहर एक गार्ड को खड़ा कर देते हैं और फिर धीरे धीरे सब लोग जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कैटेलिया को, जो बिल्कुल भी नशे में नहीं है, और हमें पता लगता है कि कैटेलिया बिल्कुल भी नशे में नहीं है। उसने सारी चीजें प्लानिंग के साथ की हुई हैं और वो जानबूझकर इस जेल के अंदर आई है, और जिस कातिल को अभी अभी पुलिस लेकर आई है, कैटेलिया उसको मारने वाली है। ये सबसे पहले वो अपने कपड़े बदलती है और सेल का दरवाजा खोलती है और बाहर आने के बाद कैमरे का मुंह दूसरी तरफ कर देती है। फिर वो एक कप पानी लेती है और जाती है कंट्रोल रूम में, जहाँ से सारी लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। फिर पानी को रख देती है एक चम्मच के ऊपर, फिर पानी एक एक बूंद करके नीचे गिरने लगा है। ये पता है कि कितनी देर के अंदर वो वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर चली जाएगी। फिर पानी चम्मच से ऊपर आएगा और यहाँ की सारी बिजली कट जाएगी। और ऐसे ही होता है, जैसे ही वो वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर जाती है, यहाँ की सारी बिजली कट जाती है। गार्ड आता है बिजली रीसेट करने के लिए। इसी बीच कैटेलिया पहुंच जाती है उस सेल में जहाँ पर उस कातिल को रखा गया है, और वहाँ जाते ही सबसे पहले वो गार्ड को बेहोश करती है और उसकी बंदूक लेती है, चली जाती है उस सेल के अंदर जहाँ पर वो कातिल सो रहा है। बंदूक उस पर रख देती है और उठा देती है और कहती है कि वो अपने शर्ट की बटन खोले, और जैसे ही वो बटन खोलता है वो उस पर गोलियां चलाने लगती है। पुलिस वाले जैसे ही बंदूक की गोलियों की आवाज सुनते हैं वो वहीं आते हैं, लेकिन कैटेलिया के पास बहुत वक्त है। वो दीवार से ऊपर जाने लगती है। उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जिससे वो अंधेरे में खो जाती है, कोई भी उसे देख नहीं पाता, और पुलिस वाले हर जगह ये देख रहे होते हैं कि किसने मारा है इस आदमी को। फिर ये लोग हर सेल चेक करने लगते हैं। जब तक ये लोग आते हैं कैटेलिया के सेल के पास, कैटेलिया वहाँ पर मौजूद होती है। तब तक वो अपने कपड़े बदलकर दोबारा सेल में सो चुकी होती है, इसलिए उसका शक किसी पर नहीं जाता। तो लगता है कि ये लड़की तो पहले से ही नशे में थी, वो अभी भी नशे में धुत होकर ही सोई हुई है। अगली सुबह हम देखते हैं एपीआई की एक टीम को, जो आती है यहाँ पर पता लगाने, और यहीं पर हम एक एजेंट देखते हैं जिसका नाम है जेम्स रॉस। जेम्स अंदर आने के बाद सारी चीजों को देखने लगता है। सबसे पहले वो जाता है लाश के पास। वो देखता है कि मारने से पहले कातिल ने उसके शरीर पर ड्राइंग बनाई है। जेम्स को एहसास होता है कि ये ड्राइंग उसने बहुत बार देखी है, कि कैटेलिया जब भी किसी को मारती
जाती है, मारने से पहले एक ड्राइंग बनाती है, उसके शरीर पर ड्राइंग बना देती है। जेम्स कहता है कि जितने लोग भी अंदर आए थे और बाहर गए थे उन सब के बारे में मुझे जानना है। तभी हम कैटेलिया को देखते हैं जो आ जाती है यहाँ से बाहर और बाहर आकर कॉल करती है एमिलियो को इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो आदमी मरा है या नहीं, इसके पैसे उसे मिले या नहीं। फिर हम देखते हैं जेम्स को जो सारी जानकारियां बताता है कैटेलिया के बारे में। कैटेलिया के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पिछले 7 सालों में 22 लोगों का खून हुआ है और हर जगह इस कातिल ने यही ड्राइंग बनाई है। और जेम्स को अब मोटिव भी समझ में आने लगता है कि आखिर कातिल ये सब क्यों कर रहा है। जेम्स कहता है कि वो कातिल चाहता है कि हम उसे पब्लिकली रिलीज करें, क्योंकि वो किसी न किसी को तो संदेश भेजना चाहता है। और ये लोग जल्द ही इस खबर को दे देते हैं एक न्यूज अखबार को। जल्दी ही ये खबर पहुंचती है एक CIA एजेंट के पास, नाम है रिचर्ड। और रिचर्ड अब इस अखबार को लेकर जाता है डॉन लुइस के पास। और लुइस जैसे ही इस ड्राइंग को देखता है उसे याद आता है कि ये ड्राइंग फैब्रिको की है। लुइस इस एजेंट से कहता है कि जल्द से इस किलर को ढूंढो और तुमने इसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब लुइस की हालत खराब हो रही है। तब वो मार्को पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये फैब्रिको की बेटी है, तुम्हारी वजह से आज भी वो जिंदा है और दिन प्रतिदिन वो खतरनाक बनती जा रही है। पिछले 7 साल में उसने 22 लोगों को मार दिया है, किसी भी वक्त वो हमारे पास आ सकती है। अब हमें डर के रहना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने बचपन में ही उसे मार दिया होता तो हम आज ये दिन नहीं देख रहे होते। अभी हम जेम्स को देखते हैं जिसने सभी को काम पर लगा दिया है। वैसे भी ये कातिल को ढूंढना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर कातिल कौन है, तो इतने सारे लोगों को मार रहा है। तभी हम कैटेलिया को देखते हैं जो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास जिसका नाम है डैनी, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर कैटेलिया रात में उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन सुबह डैनी जागता इससे पहले वो वहाँ से निकल जाती है और आती है एमिलियो के पास। तभी एमिलियो उसे बताता है कि अखबार में हर जगह तुम्हारे बारे में छपा है, किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन तुम्हारी ड्राइंग के बारे में अब सबको पता लग गया है, खतरा हमारे परिवार तक पहुंच सकता है। तब कैटेलिया उससे कहती है कि आपको इस बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को संभाल लूं। एमिलियो उसे अगले टारगेट के बारे में बताता है जिसका नाम है विलियम। विलियम ने बहुत सारे लोगों के पैसे रखे हुए हैं, इसीलिए सारे लोग उसे मरवाना चाहते हैं। भी हम वहाँ जेम्स को देखते हैं जो हर जगह उस ड्राइंग के बारे में पता लगवा रहा है। भी उसे पता लगता है कोलंबिया के बारे में कि इस ड्राइंग का कनेक्शन कोलंबिया से है। अभी इस ड्राइंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो जाने की कोशिश करता है CIA के डेटाबेस में, लेकिन वहाँ पर उसे वो एक्सेस नहीं मिलता। तभी हम कैटेलिया को देखते हैं तो 2 कुत्तों को ट्रेंड कर रही है, उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना रही है। उसके एक इशारे पे वो किसी को भी नोच खाए। कैटेलिया अब नजर रखी है विलियम पर ताकि वो उसके घर के अंदर दाखिल हो सके उसे मारने के लिए। विलियम की सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी है, एक घर के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। कैटेलिया एक नया रास्ता इख्तियार करती है, वो पानी के रास्ते अंदर घुसती है। इस पानी में 2 शार्क रहते हैं, वो बाहर जाती है और एक एक करके गार्ड को मारने लगी है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन वो किसी भी लड़की को चोट नहीं पहुंचाती। थोड़े समय के बाद विलियम की आंख खुलती है, वो देखता है कि उसके शरीर पर भी वही ड्राइंग बनी है। तब वो घबरा करके बाहर आता है, लेकिन जहाँ भी वो जाता है उसे अपने आदमियों की लाशें नजर आती हैं। तब वो भागता हुआ आता है पूल के पास। इसी बीच कैटेलिया भी उसके सामने आ जाती है और उसके पैर में गोली मारती है। तब विलियम गिर जाता है पूल में। फिर दोनों के दोनों शार्क विलियम पर टूट पड़ते हैं और जल्द ही उसे नोच खा जाते हैं। इसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जो पहुंच चुका है रिचर्ड के पास और इससे सारी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करता है। वो उस ड्राइंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिचर्ड इसे कुछ नहीं बताता। इसे ही जेम्स वहाँ से जाता है। रिचर्ड कॉल करता है मार्गो को और कहता है कि ये चीज बहुत ही मुश्किल होती जा रही है, अब तुम्हें ही इसे कंट्रोल करना पड़ेगा वरना हम सारे लोग फंस जाएंगे। इसी बीच हम फिर से देखते हैं कैटेलिया को जो वापस जाती है अपने बॉयफ्रेंड डैनी के पास, लेकिन इस बार डैनी थोड़ा उदास है। वो कैटेलिया से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज जाननी है। तब कैटेलिया इस बात को घुमा देती है और फिर ये दोबारा इंटीमेट होते हैं। और सुबह सुबह जब कैटेलिया सोई होती है तभी डैनी उसकी एक तस्वीर ले लेता है और कैटेलिया को इस बारे में पता भी नहीं लगा। उठती है और पहुंचती है एमिलियो के पास। तब एमिलियो उससे कहता है कि जगह जगह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये लोग एक बार तक पहुंच गए, वहाँ पर इन लोगों ने मासूम लोगों को मारा के साथ साथ मेरे दोस्त को भी मार दिया। सारे लोगों का अटेंशन तुम्हारे ऊपर है। चीज बहुत ही खतरनाक हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को खतरे में डालूं, इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था, लेकिन तुमने हमेशा से ही अपनी मुसीबतों को बढ़ाया है, इसलिए हम आज से अलग हैं। और ये सब बातों को सुनकर कैटेलिया रोने लगी है। हम दूसरी तरफ देखते हैं डैनी को जो कैटेलिया की तस्वीर लेकर जाता है अपने दोस्त के पास। कहता है कि इस लड़की के बारे में मुझे सारी जानकारी
जानकारी जानना है। उसका दोस्त इस फोटो को भेज देता है पुलिस स्टेशन और धीरे धीरे करके ये फोटो हर जगह सर्कुलेट होने लगी है। तभी इसका कनेक्शन निकलता है कोलंबिया के एक पुलिस स्टेशन से। ये खबर मिल जाती है जेम्स को और जेम्स जल्द ही ये वारंट जारी कर देता है कैटेलिया के खिलाफ। कैसे भी वो उसे पकड़े तो उसे आगे की जानकारी मिल जाएगी। कैटेलिया कॉल करती है डैनी को और कहती है कि वो उसे फिर से मिलना चाहती है। अब डैनी उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है तुम सुबह सो रही थी तो मैंने तुम्हारी एक तस्वीर निकाली थी, अपने दोस्त को दिया था लगाने के लिए तुम्हारे बारे में। तो ये बात सुनकर कैटेलिया चौंक जाती है। अपने घर के बाहर के सारे कैमरों को देखने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके घर के बाहर अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ये सारे के सारे पुलिस वाले हैं। तब वो यहाँ से भागने की तैयारी करती है। अपने दरवाजे पर एक बॉम्ब लगाती है और स्नाइपर राइफल लेकर निकलती है। पुलिस वाले आ जाते हैं दरवाजे तक, लेकिन वो दरवाजा खोलते ही इससे पहले ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तक कैटेलिया पहुंच जाती है पार्किंग में। फिर एक एक करके सारे के सारे कैमरे को खराब कर देती है और लिफ्ट के अंदर ना जाकर लिफ्ट की रस्सी से नीचे पहुंचती है। पुलिस वाले हर जगह अस्त व्यस्त हो जाते हैं और कैटेलिया इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाती है। और वो जैसे ही एमेलियो के घर के अंदर दाखिल होती है वो देखती है कि हर जगह लाशें बिछी हुई हैं। एमेलियो को चेयर से बांध दिया गया है और एमेलियो की भी मौत हो गई है, लेकिन उसे मारने के पहले किसी ने बहुत ही ज्यादा उसे टॉर्चर किया है। तब कैटेलिया फूट फूट कर रोने लगती है। एक बार फिर से उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। वो बार बार एमेलियो से माफी मांगती है कि उसे पहले उसकी बात सुननी चाहिए थी कि गलती से इतने सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन अब कैटेलिया नहीं रुकने वाली, वो सबको मौत के घाट उतार देगी। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अपने घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है वो अपने सामने कैटेलिया को पाता है। उसने उसके सामने बंदूक तान रखी है। फिर वो तस्वीर दिखाती है डॉन लुइस की और कहती है कि मुझे इसे मानना है, लेकिन CIA वाले इसकी हिफाजत कर रहे हैं और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगी, जैसे मेरे परिवार के साथ किया गया है। बस इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। जेम्स पता लगाने लगता है लुइस का लोकेशन और अगले दिन पहुंचता है एक आदमी के पास और कहने लगता है कि मुझे लुइस के बारे में जानना है, लेकिन यह आदमी कुछ भी नहीं बताता। तभी हम कैटेलिया को देखते हैं दूसरी बिल्डिंग में। उसके पास में एक स्नाइपर राइफल है। वो सीधा उस आदमी के बगल में गोली चलाती है। जेम्स कहता है कि तुमने एड्रेस नहीं बताया तो अगली गोली तुम्हारी भेजे में लगेगी। तो वो आदमी लुइस का एड्रेस बता देता है। जैसे ही कैटेलिया को लुइस का एड्रेस पता लगता है वो अपने सारे खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करती है, उसके साथ साथ दोनों कुत्तों को भी। फिर रख लेती है, निकल पड़ती है लुइस के घर की तरफ। तभी मार्को को पता लग जाता है कि कैटेलिया उधर ही आ रही है। वो सारे लोगों को अलर्ट करने लगता है, लेकिन जब सारे लोग अलर्ट होते तब कैटेलिया वहाँ पहुँच जाती है। दीवार को तोड़ती हुई अंदर आती है और हर जगह RPG चलाने लगती है। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। तब मार्को लुइस को लेकर भागने लगता है, लेकिन कैटेलिया एक एक करके सबको मार रही है। जो भी उसके सामने आ रहा है वो उसे मौत के घाट उतार दे रही है। मार्को और लुइस देख रहे हैं धीरे धीरे करके उनके सारे लोग मरते जा रहे हैं। मार्को एक ग्रेनाइट फेंकता है कैटेलिया की तरफ, तभी वहाँ ब्लास्ट होता है। बाद में इन्हें एहसास होता है कि कैटेलिया दूसरी तरफ है और वो अभी भी लोगों को मार रही है। तभी मार्को लुइस को लेकर भागने लगता है। तभी कैटेलिया उसके सामने आ जाती है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। मार्को भी एक बहुत अच्छा फाइटर है, लेकिन वो कैटेलिया के सामने टिक नहीं पाता। पहले कैटेलिया उसके सारे अंगों को तोड़ती है, फिर चाकू से स्टेप कर देती है उसके गले में। मार्को तड़प तड़प कर मरता है। तब लुइस यहाँ से भाग जाता है। ये लोग लड़ रहे होते हैं तो उसे लगता है कि उसके पास भागने का मौका है। भागता हुआ पहुँचता है नीचे पार्किंग में। अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत ही तेजी से जाने लगा है, लेकिन जाते समय वो कॉल करता है कैटेलिया को। कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तब कैटेलिया कहती है कि मैंने 2 कुत्तों को तुम्हारी गाड़ी में छोड़ा है, अगर उनसे बच सकते हो तो बच जाओ। तभी वो दोनों कुत्ते कूद पड़ते हैं लुइस पर और लुइस को नोच खा जाते हैं। लुइस की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। इसी के साथ कैटेलिया का बदला पूरा हो जाता है। फिर वो कॉल करती है डैनी को, तो डैनी उससे माफी मांगता है और दोबारा अपने प्यार का इजहार करता है। और आज की ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।